जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग फिर क्लास 10th भौतिकी जो भारतीय भवन बुक है उसका जो 6 नंबर चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, उसका जो भी लघुत्तरीय प्रश्न है उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। और हम लोग पीछे क्लास में 1 से 10 तक का जो क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग शेष जो क्वेश्चन बचा हुआ है 11 से 20 तक, इन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आप लोग इस क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, या आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग के समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा से क्या लाभ है। जो नाभिकीय ऊर्जा है उससे क्या लाभ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला लाभ क्या कहता है, क्या कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तो सबसे पहला जो लाभ है क्या कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न होता है। दूसरा कहता है कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। दूसरा क्या है कि इससे क्या होता है कि बड़ी मतलब अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। तीसरा कहता है कि ऊर्जा के साथ त्वरित होने वाले कणों के प्रयोग से बड़ी संख्या में शोध किए जाते हैं। तो बड़ी संख्या में क्या होता है कि जो त्वरित कणे होते हैं उससे क्या होता है बड़ी संख्या में शोध होता है। चौथा कहता है कम खर्च में अत्यधिक ऊर्जा उपलब्ध होता है। इससे क्या होता है कम खर्च मतलब कि कम पैसे खर्च करने में इससे अत्यधिक ऊर्जा उपलब्ध कराया जा सकता है। फिर कहता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह पुनः इस्तेमाल संभव है। जो अपशिष्ट पदार्थ, जो पदार्थ मतलब उस टाइम ऊर्जा मुक्त करने में अवशिष्ट मतलब कि खराब हो जाता है, उससे पुनः भी उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये सभी हमारा क्या है नाभिकीय ऊर्जा का लाभ है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि क्या ऊर्जा का कोई स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, वो क्यों या क्यों नहीं। देखिए कहता है कि किसी भी प्रकार के ऊर्जा के स्रोत के समाप्त होने से वातावरण असंतुलित होता है क्योंकि सर कुछ ना कुछ उससे अवशोषित गैस निकलते हैं, किसी से कुछ ना कुछ तो अवशोषित पदार्थ निकलते हैं जिससे वातावरण में असंतुलित होता है। फिर कहता है क्या कि इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी ऊर्जा के स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम लकड़ी को ऊर्जा स्रोत की तरह उपयोग करते हैं तो पर्यावरणीय असंतुलित उत्पन्न होता है। वायु में CO2 और O2 का भी संतुलन प्रभावित होता है। जैसे मान लिया कहता है कि लकड़ी जलने से उत्पन्न CO2, SO2 और NO2 वायु प्रदूषण करते हैं। ये सभी क्या है कार्बनिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा जो है ये सभी क्या है कि वायु को प्रदूषित करता है। जब वायु प्रदूषित होगा, जब वायु ही प्रदूषित होगा तो ऑटोमेटिक हर एक इंसान के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग सांस लेते हैं अगर वही अगर प्रदूषित रहेगा तो ऑटोमेटिक हम लोग के ऊपर क्या होगा कि कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। फिर कहता है क्या कि यहाँ तक कि सौर ऊर्जा के अधिक उपयोग भूमंडलीय उसमें प्रभाव उत्पन्न होगा। अगर आप ज़्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसमें क्या होता है भूमंडलीय में उसमें प्रभाव मतलब कि टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। मतलब कि कोई भी स्रोत को आप प्रयोग करते हैं उससे कुछ ना कुछ हमें प्रदूषण मुक्त होता है, कुछ ना कुछ उससे हमको हानि सहना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कहता है क्या कि ऊर्जा के 2 ऐसे स्रोत के नाम लिखें जिन्हें आप नवीकरणीय होना सोचते हैं, अपने चुनाव के लिए कारण लिखें। देखिए सबसे पहले क्या है जल ऊर्जा। कहता है कि जल ऊर्जा क्या है कि नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि देखिए जल ऊर्जा जो जल से जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो क्या होता है, मान लीजिए कोई एक टैंक होता है, टैंक में पानी का जमाव होता है और पानी जो टैंक से क्या आता है कि पाइप के द्वारा जो जनरेटर का जो टर्मिनल होता है, जो पंखे होते हैं उस पर क्या कहता है कि इसको इस तरह से गिराया जाता है कि यह घूमने लगता है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई डेनमो, अब मान लीजिए कि ये कोई पानी का टैंक है, अब मान लीजिए कि ये पानी इधर से फिर गिरेगा, ये पानी फिर मान लीजिए उपयोग करके या तो इसको इसी में उपयोग लाया जाएगा या किसी खेतों से सिंचाई में किया जाएगा, फिर बारिश होगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा भर जाएगा। तो ये क्या है कि अगर इधर ख़त्म होता है तो ऑटोमेटिक इधर बारिश होने के कारण या यही पानी रिटर्न करके इस पर भरा जा सकता है। मतलब ये कभी समाप्त नहीं होगा, अगर एक बार यूज कर ले फिर इसे हम लोग यूज कर सकते हैं क्या। चलिए वही हमारा क्या होता है कि नवीकरणीय स्रोत होता है। देखिए कहता है क्या कि जल ऊर्जा, कहता है कि बहते जल में उपस्थित ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं। यहाँ ऊंचाई से नीचे बहते जल की ऊर्जा का उपयोग कर लिया जाता है तथा उपयोग के बाद बहता हुआ पानी समुद्र में चला जाता है
और जल चक्र के कारण पानी पुनः ऊंचाई पर पहुंच जाता है, इसलिए जल ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। हमने क्या बोला था कि जो पानी होता है जो नीचे आता है, जो समुद्र में जाता है या बहुत खेत की सिंचाई में जाता है, या फिर उसे पुनः पाइपलाइनों के द्वारा उसे फिर उसी में रिटर्न लाया जाता है, तो ये क्या होता है, कभी समाप्त नहीं होता है। तो जो स्रोत समाप्त नहीं होता वो सभी क्या कहलाता है कि नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। ठीक है। अब दूसरा कहता है कि पवन ऊर्जा। दूसरा कहता है क्या, पवन ऊर्जा। कहता है कि पवन ऊर्जा का विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। जो पवन ऊर्जा होता है उसको विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। जैसे प्रकृति में पवनों चक्रीय प्रक्रमों के कारण उत्पन्न होती है, इसीलिए यह भी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। अब जैसे मान लीजिए पवन ऊर्जा होता है तो किसी होती है, जैसे मान लीजिए पवन चक्की ये पाइप होता है, इसमें 3 बड़े बड़े टरबाइन होते हैं। क्या होते हैं, 3 बड़े बड़े टरबाइन होते हैं। अब ये मान लीजिए यहाँ पे हवा आ रहा है, हवा, और ये जो पवन चक्की जो लगी होती है जहाँ पे पवन ऊर्जा होता है वहाँ पे हवा का स्पीड कितना होता है, तो 15 किलोमीटर प्रति क्या होता है, आवर होता है। मतलब 1 घंटा में 15 किलोमीटर प्रति आवर की दर से वहाँ पे हवाएं चलती है। ठीक है। तो हवाएं चलती है तो वो क्या, तो ऑटोमेटिक चलेगा, वो कभी ख़त्म होकर नहीं होगा। इसलिए भी हमारा क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखें। तो कहता है कि पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए या डूबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेषों द्वारा बनाए गए ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण हो गया कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। एक क्वेश्चन एक और पीछे करवाए थे ऐसा। ठीक है। कोई मतलब क्या, जो पृथ्वी मान लीजिए कोई, जैसे हम लोग को जो भूकंप आता है, कोई आपदा आता है, जिससे हमारे मान लीजिए पृथ्वी का पेड़ पौधा जो होता है या पशुओं होते हैं, जो भी इंसान भी होते हैं, जो भी उसके अंदर जाते हैं, उसके जाने के बाद जो उससे अवशोषों से जो ईंधन बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कौन सा कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि विद्युत की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर पैनलों के उपयोग में कौन सी रुकावटें हैं। कहता है क्या, उत्तर देख, कहता है कि सिलिकॉन जो सौर सेलों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है प्रकृति में भरपूर है। ठीक है। जो सिलिकॉन जो होता है जो सौर सेलों बनाने में उपयोग करता है, ये प्रकृति में भरपूर मतलब बहुत मात्रा में है। किंतु सौर सेल को बनाने के लिए विशिष्ट ग्रेड वाले सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। जो उसमें विशिष्ट सिलिकॉन जो लगता है ग्रेड वाले, कौन से वाले, ग्रेड वाले, उसकी जो उपलब्धता है जो हमारे पास उपलब्ध है वो सीमित मात्रा में है, एक निश्चित मात्रा में है। कहता है कि निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया अभी भी बहुत खर्चीली है। जो निर्माण की जो संपूर्ण प्रक्रिया है भी क्या है, बहुत खर्चीली है। तो पैनल के सेलों से अंतर संबंध के लिए प्रयुक्त चांदी इसकी कीमत को और भी बढ़ा देती है। अब देखिए उसमें क्या होता है कि कुछ चांदी का जो होता है कि परत उसमें लगती है, तो ये भी क्या करता है, उसको और महंगाई कर देता है। अर्थात क्या होता है कि ये सौर सेलों से विद्युत उत्पादन करने के लिए हमको थोड़ी क्या होती है कि महंगी पड़ती है, इसलिए इसे हम लोग कम यूज करते हैं। ठीक है। तो कहता है क्या कि कीमत को क्या करता है, बढ़ा भी देता है। तो यही सब हमारा क्या है कि इसकी रुकावट है। क्यों रुकावट, मान लीजिए कि ज़्यादा खर्च भी होता है। उसके बाद जो ये सिलिकॉन होता है ग्रेड सिलिकॉन, ये जल्दी हम लोग क्या है कि सीमित भंडार में, अगर सीमित भंडार में अगर ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग अगर ऐसा कोई मुसीबत आया, ऐसा कोई टाइमिंग आया या ऐसा कोई दिन आ गया जिस टाइम हमें अगर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो फिर हम लोग को और ज़्यादा हानि होगी। इसीलिए इससे इस चीज़ों को हम लोग सीमित कामों के लिए सीमित चीज़ों का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि पवन चक्की के कार्य करने का क्या सिद्धांत है, इससे उपयोगी प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। ठीक है। इसे उपयोग में लाने के लिए पवन मतलब हवा कितना वेग होना चाहिए, तो बच्चों मिनिमम वेग उसका 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। चलिए कहता है क्या कि पवन चक्की पवन ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। जो पवन ऊर्जा होता है उसका जो रूपांतरण होता है, जो परिवर्तन होता है, यांत्रिक ऊर्जा में होता है। और विशेष आकार प्रकार के ब्लेडी के कारण पवन टकराने पर
इससे विभिन्न क्षेत्रों में दावांतर उत्पन्न होता है। दावांतर मतलब जो दाब होता है वो उत्पन्न होता है, जिससे एक घूर्णी प्रभाव उत्पन्न होता है जो लेडों को घुमा देता है, और इसका प्रयोग विद्युत जनरेटर के आर्मेचर को घुमाने में के लिए किया जाता है। पवन का न्यूनतम वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अगर वहाँ पे हवा की वेग अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो वहाँ पर पवन चक्की चलेगी, और उससे क्या होगा कि वह पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करेगा, और रूपांतरित करने के बाद वहाँ पे घूर्णन प्रभाव के कारण वहाँ पे घूर्णन मतलब वो जो टरबाइन होगा वो घूमने लगेगा, जिससे क्या होगा कि जो विद्युत जनित होता है डेर्मो जिसे कहते हैं, उस पर उसका क्या होगा कि जो आर्मेचर होता है वो घूमने लगेगा। जब आर्मेचर घूमेगा तो विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कहता है क्या कि ऊर्जा के दो ऐसे स्रोतों के नाम लिखें जिन्हें आप समाप्त होने वाला समझते हैं, अपने चुनाव के लिए कारण लिखें। सबसे पहले देखिए, जो कोयला और जो पेट्रोलियम है ये दोनों समाप्त होने वाला ऊर्जा स्रोत है। कोयला उन पौधों का जीवाश्म अवशेष हैं जो करोड़ों वर्ष पूर्व भूपट्टी के नीचे गहराइयों में दब गए थे। इसी प्रकार पेट्रोलियम समुद्री जीवों और पौधों के जीवाश्म अवशेष हैं। इस प्रकार इन ईंधनों के बनने की यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी है और इसमें करोड़ों वर्ष का समय लगता है। एक बार यदि यह समाप्त हो गए तो दोबारा नहीं बन सकेगी, इसलिए इन्हें समाप्त होने वाला ऊर्जा स्रोत समझते हैं। देखिए, कोयला हमारा है और जो पेट्रोलियम है। अब एक ही बताइए, अब जो कोयला है, अब जिस कोयला को आपने एक बार यूज कर लिया, क्या उसे आप यूज कर सकते दोबारा? नहीं कर सकते। अगर जो पेट्रोल आप गाड़ी में डाल दिए, जो पेट्रोलियम पदार्थ है उससे आप एक बार यूज करें, दोबारा उसको यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये सभी क्या है कि अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसे आप एक बार यूज कर दिए दोबारा फिर आप उसे यूज नहीं कर सकते। वो सभी क्या होता है कि अनवीकरणीय स्रोत होता है। और वो सभी क्या होता है कि अगर ख़त्म होने वाला चीज़ होता है उसको वो पुनः पुनरावर्तित नहीं होती है। वो सभी क्या होता है? अनवीकरणीय होता है। ठीक है, तो वैसे भी हमारा क्या कोयला और पेट्रोलियम भी क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है, जो क्या होता है? ख़त्म होता है। तो दो हमारा कौन सा हो गया? दो तो एक कोयला हो गया और एक पेट्रोलियम हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि सौर कुकर के उपयोग के लाभ और अलाभ या मतलब हानि क्या है, और क्या ऐसा स्थान है जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिताएं होंगी। कहता क्या कि सौर कुकर के उपयोग के लाभ, यह बिना प्रदूषण किए भोजन पकाने में सहायक है। सौर कुकर का उपयोग सस्ता भी है क्योंकि सौर ऊर्जा के उपयोग का मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है। जो सौर ऊर्जा होता है, जो धूप जो सूर्य के भगवान से जो टेम्परेचर आती है उससे हम लोग कोई मूल्य चुकाना नहीं पड़ता है। फिर कहता है कि सौर कुकर का रख रखाव आसान होता है, इसमें किसी प्रकार के खतरे की संभावना नहीं होती है। ठीक है, तो ये सभी हो गए इनके लाभ। अब आइए देखिए इसकी हानि। देखिए क्या है इसकी। तो कहता है क्या कि सौर कुकर के उपयोग की हानि। कहता है कि रात में और बादल वाले दिनों में सौर कुकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। सबसे पहला कि इससे तभी खाना पका सकते हैं जब धूप होगी, टेम्परेचर होगी। दूसरा कहता है कि यह भोजन पकाने में अधिक समय लेता है। अत्यधिक समय लेता है। कहता है कि सभी स्थानों पर हर समय सूर्य की रोशनी उपलब्ध नहीं होती है, जिससे यह हमेशा आप हर जगह पर इससे आप खाना नहीं बना सकते हैं। इसका उपयोग शीघ्रता से खाना बनाने में नहीं किया जा सकता। अगर आप जल्दी में हैं तो इसे आप खाना नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर होएगा वहीं पर यह खाना बना, चूँकि टेम्परेचर होएगा तभी तो वह उसमें क्या होगा? ऊर्जा का उत्पादन होगा। जब ऊर्जा उत्पादन होगा तभी तो यह पे खाना बनेगा। ठीक है, चलिए अब कहता है कि कारण बताने के लिए कहता है कि सौर कुकर के सीमित उपयोगिताएं वाले क्षेत्र। कहता है हाँ, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकर की सीमित उपयोगिताएं हैं। ध्रुवों पर जहां सूर्य आधे वर्ष तक नहीं दिखाई देते और वहां सौर कुकर का उपयोग सीमित है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जहां सूर्य की किरणें कुछ समय के लिए और काफ़ी तिरछी पड़ती है, वहाँ सौर कुकर का उपयोग बहुत कठिन है। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश कम आएगा वहाँ पे इसे आप उपयोग नहीं कर सकते। जहाँ पे मतलब कि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा देर तक रहेंगे वहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी मज़ेदार क्वेश्चन है। तो कहता है क्या कि ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है? ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए आपके सुझाव क्या होगा? कहता है कि ऊर्जा की मांग तो जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ निरंतर बढ़ती ही जाएगी। ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो उसका पर्यावरण पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। ऊर्जा की खपत कम नहीं हो सकती। उद्योग, धंधे, वाहन, दैनिक आवश्यकताएं आदि सबके लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो रहेगी। कहता है कि यह भिन्न बात है कि वह प्रदूषण फैलाएंगे या पर्यावरण में परिवर्तन उत्पन्न करेंगे। ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण जीवाश्म ईंधन पृथ्वी की परतों के नीचे समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। कहता है क्या कि लगभग 200 वर्ष के बाद यह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। जल विद्युत ऊर्जा के लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, जिस कारण पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ऊर्जा के विभिन्न नए स्रोत खोजते समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि उस ईंधन का कैलोरी मान अधिक हो, उसे प्राप्त करना सरल हो और उसका दाम बहुत अधिक ना हो। स्रोत का पर्यावरण पर कुप्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका है। कहता है क्या सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि शारीरिक कार्यों को रोकने के लिए विभिन्न विद्युत साधनों को चलाने के लिए तथा भोजन पकाने अथवा वाहनों को चलाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है? कहता है कि शारीरिक कार्यों को करने के लिए विभिन्न विद्युत संसाधनों को चलाने के लिए या वाहनों को चलाने के लिए पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा भोजन को पकाने के लिए उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन पकाने के लिए कौन सा ऊष्मीय और शरीर को चलाने के लिए पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई दिक्कत? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरी क्लास कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए।